गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और उसका पार्ट्स बी था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता है, वो चल रही थी। और इससे पहले की क्लास में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है, यानी आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से बढ़ती घटती है, और ईएन के डिटर्मिनेशन के दो मेथड थे, पोलिंग मेथड और मूल्यांकन मेथड। इतना हमने इससे पहले की क्लास में कर लिया था। आज का अपना टॉपिक भी वही रहेगा, ईएन ही चल रही है। उसका लास्ट टॉपिक है ईएन का, ये इफेक्ट ऑफ ईएन ऑन केमिकल बिहेवियर, यानी रासायनिक व्यवहार पर ईएन जो होती है विद्युत ऋणात्मकता, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें 3-4 टॉपिक आएंगे, 3-4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट्स के अंदर इसमें क्या लिखा जाएगा कि किसी भी अणु में दो परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड की जो प्रकृति है, यानी वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा, इसे हम उस बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं की जो ईएन होती है विद्युत ऋणात्मकता, उसमें डिफरेंस के आधार पे बता सकते हैं। तो किसी भी बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं की जो ईएन होती है विद्युत ऋणात्मकता, उसमें अंतर के आधार पर हम उन दोनों परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध की प्रकृति को समझा सकते हैं। देखिए आप, जैसे कि ए बी अणु है, इस ए बी अणु में ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। अब ये बॉन्ड जो है ए और बी के बीच में, उसकी प्रकृति कैसी, नेचर कैसी, यानी कोवलेंट है या फिर ये आयनिक है, ये बताने के लिए हमें क्या बताना चाहिए कि ए और बी परमाणु की ईएन पता होनी चाहिए। इन दोनों की ईएन में हम डिफरेंस करेंगे, फिर ईएन में जो अंतर आता है उसके आधार पे हम बताएंगे कि ये बॉन्ड कैसा बनेगा। यदि इन ए और बी परमाणुओं की जो ईएन में अंतर है, उसको हम लिख देंगे डेल ईएन। ईएन में अंतर है वो यदि 1.7 हो, तब तो कहेंगे कि ये बॉन्ड है वो 50% क्या होगा, आयनिक होगा, और 50% ये क्या रहेगा, कोवलेंट रहेगा। ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यदि ए और बी परमाणु हैं, उनकी ईएन में जो डिफरेंस है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, वो यदि 1.7 से क्या रहे, अधिक रहेगा, तो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक प्रकृति का होगा। तो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक प्रकृति का होगा। थर्ड कंडीशन ये बनती है कि यदि ए और बी परमाणुओं की ईएन में अंतर 1.7 से कम होता है, तो बॉन्ड कैसा रहेगा, कोवलेंट रहेगा। और ये बात कल बता दी थी कि कोई भी बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट और 100% आयनिक नहीं होता है। कोवलेंट वाले में कुछ आयनिक परसेंट भी होते हैं, और आयनिक बॉन्ड में कुछ मात्रा में कोवलेंट करेक्टर है वो भी पाई जाती हैं, लेकिन जिसकी परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होती है उसी प्रकार का वो बॉन्ड बन जाता है। अब मैंने बोला कि डेल ईएन, यानी इन दोनों की ईएन में अंतर 1.7 से ज़्यादा होगा, 1.7 से ज़्यादा हुआ तो ये बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक बनेगा। लेकिन ये 100% आयनिक कभी नहीं होगा, इसमें कुछ लक्षण कोवलेंट के पाए जाएंगे। और यदि इन दोनों की ईएन में अंतर 1.7 से क्या रहे, कम रहे, तब ये 100% कोवलेंट नहीं होगा, इसमें कुछ परसेंटेज किसके पाए जाएंगे, आयनिक के भी पाए जाएंगे। तो कोई भी बॉन्ड है वो 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है। तो ये देखो, ईएन के आधार पे हमने एक केमिकल बिहेवियर की व्याख्या कर ली कि किसी भी अणु में दो परमाणुओं के बीच के बंध की प्रकृति को उन परमाणुओं की ईएन के द्वारा बताया जा सकता है। फिर ये एग्जाम्पल है आपका कि ए बी अणु में ए व बी परमाणुओं के बीच की बंध की प्रकृति को दोनों ए व बी परमाणुओं की ईएन के अंतर के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। फिर फर्स्ट लिखेंगे, यदि दोनों परमाणुओं की ईएन ए और बी दोनों की ईएन में अंतर, डेल्टा ईएन का मतलब क्या है, ईएन में डिफरेंस लिख रहे हैं, ईएन में अंतर 1.7 के बराबर हो, तब तो ये बॉन्ड ए और बी के बीच वाला 50% आयनिक 50% कोवलेंट रहेगा। यदि ईएन में अंतर 1.7 से ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड बोलेंगे आयनिक प्रकृति का है। और यदि ईएन में डिफरेंस है वो क्या रहे, 1.7 से कम रहे, तो हम कहेंगे कि ये बॉन्ड कैसा है, जो ए और बी के बीच में बना हुआ है वो कोवलेंट यानी सहसंयोजक प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से हम
विद्युत ऋणात्मकता की सहायता से ए बी अणु में ए और बी परमाणु के बीच का जो बॉन्ड है उसकी प्रकृति की व्याख्या कर सकती हैं, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाएगी। लिख लिया होगा आपने। सेकंड देखें, एक तो ये हो गया कि परमाणु के बीच का जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। सेकंड आएगा कि ईएन की सहायता से हम जो बॉन्ड बनता है उसकी ध्रुवीय प्रकृति, यानी इसमें कितने % ध्रुवीय गुण है या वो अध्रुवीय है, इसकी व्याख्या भी हम ईएन की सहायता से कर सकते हैं। तो देखें इसके अंदर, तो इसमें भी ये लिखा जाएगा, जैसे ये ए बी अणु है, इस ए बी अणु के अंदर ए और बी परमाणु के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है, यानी ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो इस बॉन्ड की जो ध्रुवता है उसकी व्याख्या भी हम ईएन की सहायता से कर सकते हैं। देखें इसमें कैसे करेंगे, ए और बी परमाणु हैं, उनकी ईएन में जो अंतर होता है, ईएन में डिफरेंस है, वो इंक्रीज होने के साथ साथ इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी इंक्रीज होती जाती है। यानी दोनों इस बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता या ईएन में अंतर जितना ज़्यादा होगा, इस बंध की ध्रुवता उतनी ही क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हमें कंपैरिजन करनी है, कोई दो मॉलिक्यूल है उनमें कि एक तो ए बी मॉलिक्यूल है, दूसरा सी डी मॉलिक्यूल है। इस दोनों मॉलिक्यूल में से कौन से मॉलिक्यूल में अधिक ध्रुवीय बंध उपस्थित है, तो हम इन दोनों में ए और बी की ईएन का अंतर ज्ञात करेंगे, फिर सी और डी का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि ए और बी की ईएन का अंतर ज्यादा आता है इससे, तब तो कहेंगे कि ए बी वाला बॉन्ड अधिक ध्रुवीय है। यदि सी और डी की ईएन में अंतर ए और बी की ईएन के अंतर से ज्यादा होता है, तब हम कहेंगे कि सी डी वाला जो बॉन्ड है वो क्या रहेगा, अधिक ध्रुवीय रहेगा। तो इस प्रकार से ईएन की किसी बंध से जुड़े हुए परमाणुओं की ईएन में अंतर के द्वारा हम उस अणु की या उस बॉन्ड की ध्रुवीय प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये रहेगा केमिकल बिहेवियर सेकंड, जिसका निर्धारण हम ईएन की सहायता से कर सकते हैं। देखें इसको, लिख लिया होगा। उसके बाद थर्ड देखें, थर्ड में देखो क्या आएगा। थर्ड में आप हेडिंग लिख लो, ईएन एंड हाइड्रोलाइसिस। ईएन एंड हाइड्रोलाइसिस यानी विद्युत ऋणात्मकता तथा जल अपघटन। तो ईएन की सहायता से हम किसी भी यौगिक का जल अपघटन करने पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ईएन तथा ईएन तथा जल अपघटन में आपस में क्या रिलेशन होगा वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ध्रुवीय क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है कि जल अपघटन की क्रिया पर, किसी यौगिक के जल अपघटन पर ईएन का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। किसी यौगिक के जल अपघटन की क्रिया पर ईएन का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये समझाइए। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है आपके कि क्वेश्चन आएगा कि OCl2 या फिर ऐसे लिखो Cl2O, इसका जल अपघटन करवाने पर HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्राप्त होता है, जबकि BCl3 का जल अपघटन करवाने पर HCl प्राप्त होता है, क्यों। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, दोनों का आंसर सेम रहेगा, क्योंकि इसमें आएगा तब तो ये एग्जाम्पल करना ही है। और क्वेश्चन यह है कि किसी यौगिक के जल अपघटन पर ईएन का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए, तब भी हमें एग्जाम्पल के रूप में यही लेनी है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन है कि Cl2O का जल अपघटन करवाने पर हाइपोक्लोरस एसिड HOCl प्राप्त होता है, जबकि
BCl3 का जल अपघटन करवाने पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है, क्यों? तो इसका आंसर देखें आप क्या होगा। इसके आंसर में रीजन यह आता है कि यदि हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो, यदि हैलोजन अपने से अधिक ईएन वाले परमाणु से, यदि हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो, वो यदि अपने से अधिक ईएन वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, इसमें क्या आएगा कि यदि कोई भी हैलोजन हो, वो यदि किसी यौगिक में अपने से अधिक ईएन वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तब उसका जल अपघटन करवाने पर हाइपोक्लोरस एसिड प्राप्त होता है। जबकि यदि हैलोजन अपने से कम ईएन वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो किसी भी यौगिक में, तो उसका जल अपघटन करवाने पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। आगे समझ में? तो ये रहेगा इसका आंसर कि यदि किसी यौगिक में हैलोजन अपने से अधिक ईएन वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो उसका जल अपघटन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हाइपोक्लोरस एसिड प्राप्त होता है। और यदि हैलोजन किसी यौगिक में अपने से कम ईएन वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो उसका जल अपघटन करवाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। अब इन दोनों को ये रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या रहेगा, देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन अब किस प्रकार से रहेगी। सबसे हम Cl2O वाला देख लेते हैं, जैसे O Cl और Cl है। अब इसके अंदर जब इसका जल अपघटन करवाया जाएगा H2O के द्वारा, तो इस कंपाउंड्स के अंदर क्या है कि क्लोरीन है हैलोजन के रूप में, और क्लोरीन है वो अपने से अधिक ईएन वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन की ईएन है वो कितनी होती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन की ईएन ना वो रहेगी 3.0 और ऑक्सीजन की ईएन वो रहेगी 3.5। तो हैलोजन अपने से अधिक ईएन वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी ईएन ज्यादा होती है वही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को अधिक ईएन वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे इस पे आएगा आंशिक ऋणावेश और इस पे आएगा आंशिक धनावेश। वैसे ही पता है हाइड्रोजन की होती है 2.1, ऑक्सीजन की रहेगी 3.5। तो अधिक ईएन वाला ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश। अब क्या आएगा इसके अंदर, ये जो Cl पॉजिटिव है वो यहाँ से हटेगा और कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इस यहाँ पे जुड़ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो यहाँ पे नेगेटिव के साथ में आगे जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, और ये जो पॉजिटिव है ये वाला इस नेगेटिव से जुड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा HOCl और HOCl, दो बनेंगे HOCl के, दोनों सेम बनेंगे HOCl प्लस में HOCl, दोनों का ही नाम क्या रहेगा, हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसमें आएगा कि जब हैलोजन अपने से अधिक ईएन वाले किसी परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो उस यौगिक का जल अपघटन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हाइपोक्लोरस एसिड HOCl प्राप्त होता है। और यदि हैलोजन किसी भी कंपाउंड्स में अपने से कम ईएन वाले किसी तत्व या परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे BCl3। BCl3 में क्लोरीन की ईएन ज़्यादा है, बोरोन की ईएन क्या होती है, कम होती है। तो देखो BCl3 का जल अपघटन करवाएगा 3 H2O लेंगे, H2O इसी प्रकार से टूटेगा, और इसमें क्या आएगा, तीनों क्लोरीन वाले बॉन्ड इस प्रकार से टूटेंगे, जिससे बोरोन पे चार्ज आ जाएगा -3 या फिर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और तीनों पे आंशिक क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसमें तीनों पे आंशिक ऋणावेश, तीनों हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश, तो तीनों OH नेगेटिव इस बोरोन से जाके जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे BOH थ्राइस, 3 OH जुड़ गए बोरोन के साथ में, इसको हम H3BO3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तब इसका नाम रहेगा बोरिक एसिड, नाम क्या रहेगा इसका, बोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे तीनों Cl नेगेटिव, तीनों H पॉजिटिव से जुड़ेंगे, तो बनेगा यहाँ पे 3HCl, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता है उसका आंसर।
तो इसमें आएगा ईएन है वो जल अपघटन के प्रोडक्ट को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। तो इसमें रहेगा कि यदि हैलोजन अपने से अधिक ईएन वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उस यौगिक का जल अपघटन करवाने पर हाइपोक्लोरस एसिड HOCl प्राप्त होता है तथा वह यौगिक जिसमें हैलोजन अपने से कम ईएन वाले किसी तत्व या परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसका जल अपघटन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl प्राप्त होता है। ये रहेगा ईएन और हाइड्रोलाइसिस में आपस में रिलेशन कि हाइड्रोलाइसिस पर ईएन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। देखें इसको, नेक्स्ट देखें इसके बाद में विद्युत ऋणात्मकता ईएन और मोलिकुलर फॉर्मूला। फोर्थ रहेगा इसमें ईएन एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। विद्युत ऋणात्मकता तथा अणुसूत्र दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित या जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें देखें आप, ईएन से मोलिकुलर फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें लिखा जाएगा कि जैसे AB है, AB कोई भी अणु है, इसको हमने AB क्यों लिखा, BA क्यों नहीं लिखा, या फिर हम AB लिखें या BA लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई भी अणु है उसका अणु सूत्र लिखते समय जिसकी ईएन कम होती है वो पहले लिखा जाएगा और वह परमाणु जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो बाद में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखो कि 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनने वाला जो अणु बनेगा उसको हम Cl2O लिखेंगे या फिर OCl2 लिखेंगे, या फिर दोनों में से कैसे भी लिखें सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ईएन और मोलिकुलर फॉर्मूले में ये रिलेशन होता है। ईएन का अणु सूत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आंसर ये रहेगा कि अणु सूत्र लिखते समय वह परमाणु जिसकी ईएन कम होती है वह पहले लिखा जाता है तथा वह परमाणु जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो बाद में लिखा जाता है। तो क्लोरीन की ईएन कितनी थी, 3 थी, 3.0, और ऑक्सीजन की थी 3.5। तो पहले लिखा जाएगा कम ईएन वाला क्लोरीन और बाद में लिखा जाएगा ऑक्सीजन। तो Cl2O में क्लोरीन पहले है ऑक्सीजन बाद में है, तो ये वाला सही रहेगा। और OCl2 में अधिक ईएन वाला ऑक्सीजन पहले है और कम ईएन वाला क्लोरीन के बाद में, तो ये वाला क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है। अब इसमें एक अपवाद आता है, जैसे कि आप बोलोगे ये NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ईएन रहेगी 3.0, हाइड्रोजन की ईएन रहेगी 2.1। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है फिर भी इसको पहले लिखा हुआ, तो ये अपवाद स्वरूप है। पहले से इसका फॉर्मूला NH3 लिखा हुआ था, उसके बाद में आया था ये वाला रूल कि अधिक ईएन वाला बाद में और कम ईएन वाला पहले लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला पहले का NH3, तो इसको चेंज नहीं किया गया। होना तो इस रूल के अकॉर्डिंग H3N चाहिए था, लेकिन इसको NH3 ही लिखा जाता है और ये इन दोनों में से ये वाला ही सही माना जाएगा। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, अपवाद आ जाएगा। आगे समझ में। वरना रिलेशन क्या होता है कि वे किसी भी अणु का अणु सूत्र लिखते समय वह परमाणु जिसकी ईएन कम होती है वो पहले लिखा जाएगा तथा जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो परमाणु बाद में लिखा जाएगा। ये एग्जाम्पल कर लेना, और ये वाला इसमें क्या रहेगा, अपवाद रहेगा। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल देखो, जैसे आयोडीन और क्लोरीन से मिलके बन रहा है इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो उसमें ICl लिखेंगे हम या ClI लिखेंगे। तो ये पता है अपने को आयोडीन की ईएन कम होती है क्लोरीन से, कम होती है तो कम ईएन वाला पहले, ज्यादा ईएन वाला बाद में, ये वाला सही रहेगा। इसमें ज्यादा ईएन वाला पहले लिखा हुआ है, कम ईएन वाला बाद में लिखा हुआ है, तो ये वाला क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो इस प्रकार से मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते समय कम ईएन वाला परमाणु पहले लिखा जाता है तथा ज्यादा ईएन वाला परमाणु है वो बाद में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता है उसका अणु सूत्र पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बता रहे ये वाला अपवाद रहेगा इसमें NH3 वाला।
एक और बच गया इसमें, केमिकल बिहेवियर। ये वाला इम्पोर्टेंट है, जो आप कराएं, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ईएन एंड बॉन्ड एंगल, ईएन एंड बॉन्ड एंगल, बंध कोण, ठीक है। तो ईएन का बंध कोण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। बड़ा भी टॉपिक है ये, और ये वाला इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।